Class, good morning. So today we have to start with our next theory and that is वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपनी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है. वर्नर की अगर बात करें तो वर्नर के बाद नेक्स्ट थ्योरी लाने की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग या उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो थोड़ी अलग तरीके की होती है. तो ये जो सारी चीज़ें थी इन सबको वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. तो नेक्स्ट थ्योरी आई और उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ अराइज़ हो रही हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, किस तरीके से शेप बन रही है, यही स्ट्रक्चर क्यों बना. तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था. वर्नर की थ्योरी इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रही थी, तो इसीलिए नेक्स्ट थ्योरी आई और उसने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश की कि वो एक्सप्लेन करे बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते हैं वो क्या कहती है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो पहले उसके पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देती है. ठीक है, मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है. और क्या, अच्छा मेटल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो आयन बना लेगा. आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, अपना डी ऑर्बिटल खाली कर लिया. उसने अपना डी ऑर्बिटल खाली क्यों किया, ताकि वो क्या कर सके, मेटल के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो वो लिगेंड यानी कि नेगेटिव के साथ या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकेगा, बॉन्डिंग कर सकेगा. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में हम पढ़ेंगे कि वो क्या है. आपके पास मेटल में इलेक्ट्रॉन थे, हम कोई भी केस कंसिडर कर लेते हैं. मान लीजिए आपने कंसिडर कर लिया है कोई मेटल, उसने क्या किया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है, क्रोमियम ही है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. तो क्या होता है, D3 होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसने क्या किया, अपने 2 बॉक्स डी ऑर्बिटल के खाली कर दिए. ये 3D था. इसके बाद क्या है, 4s आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4p आएगा. तो मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और डी ऑर्बिटल को खाली कर लिया. अब जो आपके पास ये पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्शन फील करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच लीगेंड. अब लीगेंड जब आएगा मेटल के पास तो आपको पता है कि नॉर्मल बॉन्डिंग ऐसे होती है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है तो बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगी. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी की तरफ जाते हैं. तो मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो तो ऑलरेडी लूज़ कर चुका है जितने वो कर सकता था. तो अब लीगेंड आएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा. यानी कि इस बॉन्ड के अंदर जितनी भी मेटल लीगेंड बॉन्ड होंगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे और दोनों ही किसके होंगे, लीगेंड के होंगे. राइट, किसके होंगे, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे. तो एक बार में एक लीगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2. यानी कि जितने लीगेंड होंगे उन्हें उतने ही नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको 6 लीगेंड लगाने हैं तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल में भरेंगे. तो जितने आपके पास लीगेंड होंगे उतने ही ऑर्बिटल भी होंगे. तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 तो लीगेंड आएंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसीलिए 6 लीगेंड 6 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होंगे और इसीलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, D2sp3. और आपको पता है जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है या sp3d2 होती है उसमें 1s 3p 2d यानी कि टोटल कितना हो गया, 6. उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती थी, ऑक्टाहेड्रल. तो इस तरीके से क्या करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है किसी भी कंपाउंड की, मेटल की लीगेंड के साथ बॉन्डिंग क्यों हुई भाई, क्योंकि मेटल ने पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े जिसकी वजह से लीगेंड की तरफ अट्रैक्ट हुआ. बॉन्डिंग कैसे हुई, ऐसे हुई कि जब मेटल लीगेंड की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो लीगेंड ने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में डाल दिए. तो इसीलिए क्या फॉर्मेशन हुई, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई. कैसे हुई कि लीगेंड आया और दोनों इलेक्ट्रॉन जो खाली डी ऑर्बिटल थे उनमें ट्रांसफ़र कर दिए, जिसकी वजह से ऑर्बिटल्स जो हैं, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो यूज़ हुए और उससे क्या आई हमारी हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन एक बार पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि हमारे कंपाउंड की कितनी बॉन्ड्स होंगी और क्या उसकी शेप होगी. तो इस तरीके से वीबीटी ने देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको. प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी तो ठीक है जाने दो, उसने बस ये इतना बोल दिया वर्णन ने कि सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइन करेगी कि शेप क्या होगी, लेकिन कैसे डिटरमाइन करेगी वो वीबीटी ने बताया कि पहले मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, लीगेंड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, लीगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल की डी ऑर्बिटल में डालेगा,
जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने लिगेंड होंगे उतने ही ऑर्बिटल लगेंगे, जितने ऑर्बिटल लगे वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, और हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा कि शेप क्या होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो इस तरीके से बीबीटी एक्सप्लेन करती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं हम इसके। सी, इसके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन जो है वो डी ऑर्बिटल को खाली करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। जितने डी ऑर्बिटल खाली होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होगा। द एप्रोप्रिएट आउटर और इनर ऑर्बिटल ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री सच एज स्क्वायर, प्लानर, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल आर यूज्ड। इस बात का क्या मतलब है? देखो, इस बात का मतलब अभी ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये थोड़ा लंबा है टॉपिक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ईच लिगेंड रिक्वायर एटलीस्ट वन ऑर्बिटल, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल चाहिए होता है। द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मेटल का खाली डी ऑर्बिटल था, ये लिगेंड का फिल्ड डी ऑर्बिटल था, ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल के ऑर्बिटल की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। तो ये इसके पोस्टुलेट्स हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। अब इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ पर है। हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करनी हो, वीबीटी का इस्तेमाल कीजिए। शेप बताना हो, वीबीटी बताएगी। मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है तो भी वीबीटी बताएगी। तो ये 3 चीज़ें, हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, वॉज एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है और जो कि बात करता है इस बारे में, वो क्या है कि वीबीटी कहती है कि यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के लिगेंड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। 2 तरह के लिगेंड कौन से होते हैं? एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और दूसरे होते हैं वीक लिगेंड्स। फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब है कि उनका जो भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात हो रही है। तो जितनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी, उनका फील्ड एक्सपीरियंस है, उनका फील्ड इम्पैक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आगे जाके और अच्छे से आपको समझ आएगा। नेक्स्ट इज़ वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वो होते हैं जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देते हैं। जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स को, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर करा देते हैं। और वीक लिगेंड्स जो वो होते हैं जो कि मेटल में जो डी इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं उनको पेयर नहीं करा सकते। वो क्या होंगे? वीक लिगेंड। समझ नहीं आया होगा, अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। कोई मेटल है, मान लीजिए आपके पास कोबाल्ट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में रहता है जनरली। ठीक है, +3 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D6। डी चैप्टर DNF ब्लॉक इसीलिए पहले रखा गया था ताकि आपको इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कोबाल्ट +3 D6 में होता है। चलें, ये हो गया 3D। 3D के बाद क्या आता है? 4s। 4s के बाद क्या आता है? 4p। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाना है वो आपको गिवन है, ये आपको बनाना है। यानी कि आपको कितने इसके साथ लिगेंड लगाने हैं? 6। D6 है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। लिगेंड को आना है। ठीक है, लिगेंड क्या चाहेगा? आना चाहेगा। मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, प्लस में है, लिगेंड आएगा भाई इनकी तरफ। लिगेंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेके। लिगेंड को क्या चाहिए? स्पेस। लिगेंड कहाँ बैठना चाहेगा? ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। किसका एनर्जी लेवल हायर है? 4p का। 4s का। सबसे कम किसका है? 3D का। आपको पता है जितनी कम एनर्जी लेवल होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और हर एलिमेंट या हर एटम या हर स्पीशी चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, यानी कि मैं क्या करूँ? कम से कम एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करूँ। तो देखो, अगर इसको 6 लिगेंड्स लगाने हैं, हमें 6 लिगेंड लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, यही होता है ना, 1s3p2d। टोटल कितना हो गया? 6। या फिर क्या हो सकता है? d2sp3, ये भी क्या है? टोटल 6 बॉन्ड। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। यानी कि sp3d2 के अंदर जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा है? 4d ऑर्बिटल है, जो कि 4p के बाद आता है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं d2sp3 तो इसका मतलब क्या है? ये 4s है, ये 4p है, तो इनसे पहले आता है 3d।
यानी कि sp3d2 के अंदर sp3d2 के अंदर हायर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई होता है और d2 sp3 के अंदर क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई हो रहा है। डी ऑर्बिटल जो है वो पहले आ रहा है, यानी कि लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होगा, तो इसीलिए क्या होगा, ये देखो d2 sp3 एंड दिस वुड बी sp3d2। तो एस और पी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस और पी तो फोर्थ के ही रहेंगे। डी में प्रॉब्लम है। डी में अगर देखो ये वाला खाली हुआ तो लिगेंड इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आ सकता तो किस में जाएगा फिर 4d में। तो d2 sp3 के अंदर 3d ऑर्बिटल होता है और sp3d2 के अंदर 4d होता है। तो अंदर वाला d ऑर्बिटल इसमें यूज़ हो रहा है, इसीलिए d2 sp3 को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, सॉरी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल क्यों, अंदर वाला डी ऑर्बिटल, यानी कि 3d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। और अगर sp3d2 है तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, बाहर वाला d इस्तेमाल होगा तो वो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जिसके अंदर भी अंदर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा वो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये फ़र्क है। चलें, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 6 आपको क्या लेकर आने, लिगेंड। तो ये बात तो तय है कि आपको 2 डी के ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, डी के 2 ऑर्बिटल्स चाहिए। एक तो एस से आएगा क्योंकि 6 के लिए फिक्स होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d2। ऐसे ही देखो 4 के लिए 2 केस है, अगर 4 लिगेंड है तो क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी। टेट्राहेड्रल है तो sp3 लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास क्या है, स्क्वायर प्लानर है, तो स्क्वायर प्लानर की क्या होती है, dsp2 या sp2d, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्टाहेड्रल में होता था, अंदर का डी ऑर्बिटल भी हो सकता है और बाहर वाला भी। तो ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि 3d में एक डी ऑर्बिटल चाहिए, और ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि बाहर में एक डी चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अंदर वाला खाली है तो dsp2, बाहर वाला खाली है तो sp2d हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर प्लानर की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2d, टेट्राहेड्रल की sp3 और ऑक्टाहेड्रल की sp3d2 या d2 sp3, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है, इसको लिख लेंगे कहीं पर अगर याद नहीं है 11th क्लास में से कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। 6 बॉन्ड बनाने के लिए d2 sp3, 4 बॉन्ड बनाने के लिए sp3, स्क्वायर प्लानर के लिए dsp2। डी आगे वाला भी हो सकता है, पीछे वाला भी हो सकता है। चले, तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, एक बार समझ लो, अगर अच्छे से समझ आ गया तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी d6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आ गया 4s और इसके बाद आता है 4p। 6 cn लाने आपको, 6 लिगेंड आ रहा है, 6 लिगेंड आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, d2 sp3 या फिर sp3d2, कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि डी के आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, 6 बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल डी के चाहिए। अब अगर आपका लिगेंड अपनी मर्ज़ी से बैठना चाहे, अगर उसके हाथ में चॉइस हो तो वो कहाँ जाना चाहेगा, ऑब्वियसली वो लोअर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करना चाहेगा, यानी कि अंदर वाला जो डी है जो लेस एनर्जी लेवल पे है, दैट इज़ 3d जो है, वो उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगा। लेकिन देखो आप मान लो आपकी क्लास में फर्स्ट बेंच पे आपको बैठना है, जो कि एक रेयर केस होता है, नहीं बैठना है, चलो लास्ट बेंच पे बैठना है आपको। लास्ट बेंच पे ऑलरेडी आपको पता है आते ही सीट्स ऑक्यूपाई हो जाती हैं, लेकिन मान लो अगर कोई शरारती बच्चा होगा या कोई नोटोरियस बच्चा होगा, या पता है कि बच्चा जो है लड़ाई झगड़ा करता है, थोड़ा दबंग टाइप का होगा, तो उसको अगर लास्ट सीट पे बैठना है और लास्ट सीट पे ऑलरेडी कोई बैठा है, तो वो क्या करेगा, उसको उठा के वहाँ से और ख़ुद बैठ जाएगा, राइट, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत सहमा सा रहता है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है और ज़्यादा बोलता नहीं है, और उसको क्या करना है, लास्ट सीट पे बैठना है और वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वो क्या करेगा, चुपचाप अपना बैग लेगा और जहाँ सीट खाली होगी वहाँ जाके बैठ जाएगा। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, और नॉट आई, वैलेंस थ्योरी मीन बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, और हर कोई चाहता है कि मैं कहाँ बैठूँ, आगे की तरफ बैठूँ, क्योंकि आगे एनर्जी क्या है, कम, तो इसीलिए लिगेंड चाहेगा 3d के अंदर आना। अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अपने लिए स्पेस बना लेगा, भले ही यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं पिछले 2 डब्बों में, डब्बे ही बोल रही हूँ मैं इनको, ऑर्बिटल्स तो बार बार बोलूँगी तो फिर आपको
ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा है इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, D6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो लेकिन लीगेंड को क्या चाहिए, लीगेंड को अगर वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो उसको चाहिए भाई मैं तो यही वाले 2 ऑर्बिटल लूँगा, मुझे तो इसी में ज़्यादा स्टेबिलिटी की कंडीशन मिल रही है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो ये अपने लिए स्पेस क्रिएट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बैठा देगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बैठा देगा। तो क्या हो जाएगी सिचुएशन ये हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से लास्ट के 2 बॉक्सेस क्या हो गए हैं, लीगेंड के लिए खाली हो गए। तो लीगेंड आएगा भाई, एक लीगेंड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ और छठा यहाँ। तो क्या हो गया, D2 S और P3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, D2sp3। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स अंदर की तरफ रहना प्रेफर करते हैं, मतलब हर कोई लोअर एनर्जी लेवल पे रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीगेंड की टेंडेंसी होती है कि वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं 3D के अंदर बाय पेयरिंग मेटल इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स फैल के बैठे हुए थे, स्ट्रॉन्ग लीगेंड आएगा, इनको डराएगा और क्या करेगा, एक दूसरे के साथ बैठा देगा और अपने लिए क्या कर ली, इसने स्पेस मैनेज कर ली। तो यानी कि इस लीगेंड ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या करता है, मेटल के D इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा के अपने लिए जगह खाली करा लेता है, और अपने लिए जगह खाली करा लेगा तो अंदर वाला D ऑर्बिटल इस्तेमाल में ले आएगा और इसीलिए ये क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अभी आई गेस आपको ये लैंग्वेज समझ आएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है सारी कहानी के बाद। क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, विच फोर्स द D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन टू गेट पेयर्ड एंड फॉर्म लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वो होते हैं जो मेटल के D इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देते हैं और क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इन विच 3D यानी कि अंदर वाला D ऑर्बिटल इज़ इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही हम लो स्पिन भी बोलते हैं। लो मतलब लोअर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल यानी कि 3D का यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन। अब आते हैं वीक लिगेंड के ऊपर। वीक लिगेंड क्या करेगा भाई, कुछ नहीं कर सकता। अगर सेम चीज़ थी, कोबाल्ट D प्रेजेंट है +2 में, D6 होगा, +3 में प्रेजेंट है। वीक लिगेंड आया भाई, उसने देखा कि फैल के तो ये बैठे हुए हैं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी कहने की। तो अगर उसकी हिम्मत नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप जहाँ जगह खाली है वहाँ जाकर बैठ जाएगा। कहाँ जगह खाली है, 4s 4p और 2 डब्बे 4d के ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, sp3d2, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। बाहर वाला D ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, 4D वाला ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर हायर D ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है तो इसीलिए क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है वीक फील्ड लिगेंड विच कैन नॉट पेयर अप मेटल के D इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। कौन से, जिनके अंदर क्या होता है, 4D ऑक्यूपाई होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता करना ही नहीं है। VBT ने आपको ऑलरेडी पता करके दिया है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, सॉरी इलेक्ट्रो व्हाट वाज इट, शिट मैं नाम भूल गई, मेरे दिमाग में अभी भी था, आई एम रियली सॉरी, आई विल लेट यू नो। चलें आई डोंट नो, इट वॉज देयर इन माई माइंड और मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट एनीवे देख लेते हैं इसको, सीरीज़ को देख लो, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। इसका नाम कुछ इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रिकल सीरीज़, आई डोंट नो, इट जस्ट स्पिल आउट ऑफ माई माइंड। एनीवे देख लेते हैं। ये क्या है, ये ऑर्डर है स्ट्रेंथ का, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये VBT थियोरी ने अपने आप ही दिया है। उसका कहना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है। ये लास्ट जो आपको नज़र नहीं आ रहा, दिस इज़ CO, कार्बोनिल है, ये कट गया है यहाँ पे साइड में, ये कार्बोनिल है लास्ट में इधर, ये वाला जो है जो नज़र नहीं आ रहा है मैं उसको यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज़ कार्बोनिल, ठीक है। चलें, और इससे भी आगे एक और था EN, अच्छा वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। चले तो फिर देखें ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
स्ट्रेंथ है। यानी कि जो आपके हेलाइड्स होते हैं, यहाँ पे देखोगे ना, हेलाइड्स हैं, सल्फाइड है, थायोसाइनेट है, ये क्या होते हैं, वीक लिगेंड्स होते हैं, बिल्कुल वीक लिगेंड्स। और इस एंड पर जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो ये तो आपको मतलब NO2 देखने को बहुत कम मिलेगा, डाइफिनाइल, ऑर्थोफिनाइल देखने को बहुत कम मिलेगा। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। आपको देखने को मिलेगा EN, CN और CO। ये 3 लिगेंड्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, कैसे याद मैं करूँ, मत करो। आपको बिल्कुल ये सीरीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो, आपको बस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स याद कर लेने हैं। आप 3 लिगेंड्स याद रखो, EN, CN और CO। ये 3 लिगेंड आप याद रखो कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, बाकी सब वीक हैं। सिर्फ ये ही हैं जो D के ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करा सकते हैं, क्योंकि जितने आपको आएंगे ना CBSE में देखने के लिए लिगेंड्स, उनमें से ये 3 ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये 3 लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ चाहे वो हेलाइड हो, चाहे वो NO2 हो, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे ऑक्जेलेट आयन हो, कोई भी एनायन आ जाए, चाहे वो OH नेगेटिव एनायन हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सिर्फ ये 3 ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग आपको मिलेंगे। यानी कि ये 3 लिगेंड ही क्या करवा सकते हैं, पेयरिंग करा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पेयरिंग नहीं कराएगा। तो बस आपको ये 3 लिगेंड के लिए बात याद रखनी है। चलें, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इधर देखें आप ध्यान से, आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा कुछ ऐसे, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, या फिर आप इसकी शेप डिटरमाइन कीजिए, या फिर VBT के अकॉर्डिंग बताइए कि इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलो इस पर हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन की हम कंसिडर करते हैं ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखनी है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X ले लेते हैं। अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 होता है, टोटल कितना हुआ, +3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +3। तो यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन क्या हुई, +3। तो पहला काम तो आपको देखते ही यही करना है कि सेंट्रल मेटल एटम की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए हम क्या करें, उधर देखो, जैसे मैंने लिखा है आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा। यहाँ पे देखो, क्रोमियम था, 24 होता है नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। तो ये आप बना दोगे, क्या हो जाएगी, 4s1 3d5। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप बनाओगे Cr+3। बिल्कुल ऐसे ही जाना है आपको, सीधा Cr+3 पे नहीं जाना, आप गलती करोगे। तो पहले Cr बनाओ, उसके बाद क्या बनाना, Cr+3। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकले, क्या हो गया ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैंने ये सीधा दिखा दिया, लेकिन आप इसके बीच में एक स्टेप लिखोगे यहाँ आप दिखाओगे Cr+3 = 3d3, ठीक है। चलो ये हो गया। तो जब क्रोमियम +3 ऐसे प्रेजेंट था तो ये सिचुएशन थी, लेकिन अब क्या हुआ, इस क्रोमियम +3 के ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर आकर लग गया है अमोनिया। तो यहाँ पर आप लिखोगे CH3NH3 6+3, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स लिखना है। अब जब अमोनिया आ जाएगा तो क्या होगा, अमोनिया अपने साथ 12 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। 6 अमोनिया है, कितने इलेक्ट्रॉन लाएगा, 12। ऑर्बिटल कितने चाहिए इसको, 6। कैसा लिगेंड है, वीक, ये पेयरिंग नहीं करा सकता। लेकिन एक बात सोचो, इसे पेयरिंग कराने की ज़रूरत भी क्या है, इसे पेयरिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रोमियम +3 में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। वीक लिगेंड है तो मेटल की पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ठीक है। भाई कमज़ोर बच्चा है तो जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा लास्ट बेंच पे बैठने के लिए, लेकिन अगर लास्ट बेंच ऑलरेडी खाली पड़ा है तो बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है, चुपचाप जाके बैठ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जो आपका अमोनिया है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा सकता। लेकिन अगर ऑलरेडी ऑर्बिटल खाली है तो उनको ऑक्यूपाई तो करेगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए क्या करेगा, एक अमोनिया आएगा, ये वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा अमोनिया, 3rd 4th 5th 6th। तो देखो अमोनिया ने जो ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए वो क्या हैं, D2sp3। तो यानी कि 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे। कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए हैं, D2sp3। तो इनर ऑर्बिटल्स क्योंकि अवेलेबल थे तो इसीलिए उसने इनर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3। D2sp3 टोटल 6 हुआ, इसीलिए क्या हो जाएगी उसकी शेप, ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल शेप होगी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपको पता है जिस भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और जिसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि क्रोमियम के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दिख रहा है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, तो इसीलिए ये नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो वीबीटी ने आपको 3 चीज़ें एक्सप्लेन की, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलें, अगर ये केस आपको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं और हम दूसरे केसेस को कंसिडर करेंगे। चलो ये वाला केस हम कंसिडर करते हैं। दोबारा से हमारे पास कोबाल्ट है, पीछे क्रोमियम था ना, अभी हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का केस है, अमोनिया लगा हुआ है। कोबाल्ट में क्या होता है, देखो मैंने लिखा है ना यहाँ पे पूरा कोबाल्ट नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिखाई है यहाँ पे। कोबाल्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3 में प्रेजेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 2 S से और 1 D से। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, D में इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कोबाल्ट +3 है तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये मैंने काटा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने काटा हुआ है, ये लगा नहीं हुआ है, तो इसको समझ जाना। मैं इलेक्ट्रॉन बना रही थी लेकिन फिर बाद में मैंने काट दिया। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। अब देखो कोबाल्ट +3 बन गया एक बार, तो अब अमोनिया इसको क्या कर रहा है, अमोनिया इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अमोनिया इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, आपको पता है अमोनिया क्या है, एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो ये क्या करता है, ये पेयरिंग नहीं करा सकता। अमोनिया कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराएगा क्योंकि वो क्या है, एक वीक लिगेंड है। तो इसीलिए मैंने ये केस जानबूझ के यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूँ कि अमोनिया वीक लिगेंड है, वाटर वीक लिगेंड है, OH नेगेटिव वीक लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराते। लेकिन अगर ये कोबाल्ट +3 के साथ आपको कभी भी देखने को मिल जाएं, कोबाल्ट +3 के साथ आपको कभी भी देखने को मिल जाए तो हमेशा याद रखना कोबाल्ट +3 अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद ही पेयर करा लेता है। इलेक्ट्रॉन, ये जो कोबाल्ट +3 है कभी भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता ही नहीं है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट +3 कभी नहीं बनाता, कभी भी नहीं बनाएगा। क्या करेगा, हमेशा और हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्पाउंड ही बनाएगा, कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही क्या कर लेगा, अंदर बुला लेगा, खुद ही पेयर करा लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हुए हैं ये अमोनिया की वजह से नहीं हुए, इस वजह से नहीं हुए कि अमोनिया वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके पास तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होगा, ये है तो वीक लिगेंड ही। ये अमोनिया की प्रॉपर्टी नहीं है कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा दिया, ये कोबाल्ट की खुद की है। जब भी कोबाल्ट आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगा, यानी कि +3, कोबाल्ट की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो +2 होती है, तो कोबाल्ट +3 जब भी आपको देखने को मिलेगा तो कोबाल्ट +3 क्या करता है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी मेटल एक्सपेक्टेड से हायर, एक्सपेक्टेड कितनी थी, +2, लेकिन उससे हायर में प्रेजेंट है यानी कि +3 में प्रेजेंट है, तो उसके इलेक्ट्रॉन खुद ही पेयर हो जाएंगे। अब आप सोचोगे हम कैसे पता लगाएंगे भाई हायर में है कि लोअर में है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कोबाल्ट का केस पता होना चाहिए और कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कोबाल्ट +3 में देखने को मिलेगा। तो कोबाल्ट +3 में चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, आपको सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन थे कोबाल्ट ने खुद पेयर करा लिए, कोबाल्ट ने खुद अमोनिया के लिए स्पेस क्रिएट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट अमोनिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। तो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर घुमाना होगा ना एग्जामिनर को तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, उसका बहुत फेवरेट है। क्यों, क्योंकि है यहाँ पे अमोनिया वीक लिगेंड लेकिन फिर भी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कोबाल्ट +3 की है ना कि लिगेंड की। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये केस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये केस हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो मैंने बताया आप उसी पे स्टिक करो। NCERT में भी आजकल ये पूछा जाने लगा है तो इसीलिए मैंने आपको ये लॉजिक बता दिया। चलो फोर्थ, अगर किसी का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो देख लेते हैं क्या होगा। फॉर एग्जांपल निकल है, निकल के साथ सिचुएशन क्या होती है। अच्छा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देती हूँ पूरी कहानी क्या है इसकी। VBT के अकॉर्डिंग जब हम निकालने जाते हैं ना, VBT के अकॉर्डिंग जो अमोनिया है वो क्या होता है,
अमोनिया एक वीक लिगेंड है वीबीटी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ये वीबीटी की एक फेलियर में काउंट होता है कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरीके से कोबाल्ट की अमोनिया के साथ क्या हो रही है, बॉन्डिंग होने के बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, जबकि अमोनिया वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था, वीक लिगेंड था। बिल्कुल इसी तरीके से ये फ्लोराइड के साथ भी होता है सिचुएशन। यहाँ पर भी कोबाल्ट जो है वो +3 में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है sp3d2 बनता है, तो यहाँ पर वीबीटी का वॉयलेशन है एक्चुअली। तो ये जो केस है ना, ये हम CFT से समझ सकते हैं। तो वीबीटी से एक्चुअली तो आता नहीं है बनाना, लेकिन कभी कभी अगर वो दे देते हैं बनाने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि कोबाल्ट की क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, कोबाल्ट हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इसीलिए आप उसको हमेशा कैसे दिखा देंगे, पेयर करके दिखा देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये वीबीटी के लिए अनएक्सप्लेन्ड, उसका ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको। चलो आगे चलते हैं और इसका केस कंसिडर करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या होगा, देखो निकल है, निकल के लिए क्या होगा, नंबर होता है 28, +2 में निकल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो तो सिचुएशन हो जाएगी ये। चलें, आने वाला कौन है, CN है। CN जो है वो क्या होता है, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैंने आपको बताया था EN, CN और CO, ये 3 याद करना है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, d ऑर्बिटल अगर लगेगा तो कितना लगेगा, सिर्फ एक, क्या लगेगा, सिर्फ एक d ऑर्बिटल लगेगा। और देखो इसकी पेयरिंग कराने से एक d ऑर्बिटल खाली हो भी जाता है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसको ऑर्बिटल एक ही चाहिए, तो ये पेयरिंग करा के एक d ऑर्बिटल ले लेगा। तो 1 2 3 4, 1d 1s 2p, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी dsp2। लेकिन अगर यहीं पर Cn की जगह Cl होता, देखो Cn की जगह Cl लगा दिया जाए तो क्या होगा, Cl आपका एक वीक लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा सकता, तो चुपचाप आगे की तरफ जाएगा और एक S ले लेगा, 3 P ले लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि Cn के साथ शेप आ रही है स्क्वायर प्लानर, जबकि Cl के साथ शेप आएगी टेट्राहेड्रल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। NiCN4 तो स्क्वायर प्लानर होता है, जबकि NiCl4 आपका टेट्राहेड्रल होता है, ऐसा क्यों। तो NiCN4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यू टू विच dsp2 hybrid complex is formed, which is square planar in shape. But in NiCl4, Cl is a weak field ligand which cannot pair up electrons and therefore form sp3 hybrid complex which is tetrahedral in nature. Moreover, यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये भी पूछ सकता है कि ये डायमैग्नेटिक है जबकि ये पैरामैग्नेटिक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे ये 2 आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना अनपेयर्ड, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये वीबीटी है और इसकी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कॉम्प्लेक्स आप लेना और उनकी प्रैक्टिस करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि वीबीटी कैसे एक्सप्लेन कर रही है। तो ऑक्टाहेड्रल हमने देखा, स्क्वायर प्लानर हमने देखा, टेट्राहेड्रल हमने देखा। आपका होमवर्क यही रहेगा कि वीबीटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आज के आज उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने आज सॉल्व नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर वो सॉल्व नहीं होंगे आपसे, क्योंकि CFT भी आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। चलो लिमिटेशन देखते हैं। वीबीटी की लिमिटेशन क्या है कि इसने बहुत सारे एजम्पशंस लिए हैं, इसने बहुत सारे एजम्पशंस अपने तरफ से लिए हैं कि इस तरीके से मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो लिगेंड इस तरीके से आया होगा, यानी कि बॉन्डिंग के दौरान, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनी है ना, तो उस दौरान उसने एजम्पशंस कंसिडर किया। इसके अलावा ये क्या करता है, इट डज़ नॉट गिव द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसकी क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देता, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, बस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताएगा, कलर अभी भी नहीं बता रहा था, ठीक है। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़, अच्छा ओके, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। जो लिगेंड की सीरीज़ हमने देखी थी, दैट इज़ द नेम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जो मैं बोल रही थी मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा मुझे, दैट इज़ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ बताई थी। दूसरा ये क्या करता है, ये भी नहीं बताता कि उसने किस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड को स्ट्रॉन्ग बोला और वीक को वीक बोला। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये तो बता दिया कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कुछ लिगेंड वीक है, लेकिन किस बेसिस पर वीक लिगेंड वीक बनाए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग बनाए, इसको वो एक्सप्लेन नहीं करता।
इसके अलावा वीबीटी आपको थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी भी नहीं बताता कॉम्प्लेक्स की, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो काइनेटिकली स्टेबल होगा। दो तरह की स्टेबिलिटीज़ किसी भी कंपाउंड की होती हैं। थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो कितनी देर तक स्टेबल रह सकता है, यानी कि कितने टेम्परेचर पर वो स्टेबल रह सकता है। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह के एक दूसरे के अपोजिंग फैक्टर्स होते हैं। थर्मोडाइनमिक का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। काइनेटिक का मतलब होता है अगर स्टेबल है तो जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्टेबल है तो ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा वही रिएक्ट करेगा। तो उस बेसिस पे काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है और टेम्परेचर के केस में थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी होती है। इसके बारे में भी वीबीटी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको करना क्या है, आपको वीबीटी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स आपको मिलें सबके सब की कॉम्प्लेक्सेस की शेप बना के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखनी है, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके बिना नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग CFT को कंसिडर करेंगे और उसमें हमें अलग कंसेप्ट पढ़ना है, तो मिक्सअप हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। मेक श्योर यू जस्ट गो होम एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।